आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अर्थात न्यायशास्त्र या इसे विधि शास्त्र भी कह सकते हैं। एक इंट्रोडक्टिव टॉपिक से हमारा इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम चाहेंगे कि आखिर ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, या विधि शास्त्र न्यायशास्त्र है क्या। इसके बाद हम समझेंगे इसकी उपादेयता क्या है, रिलेवेंसी क्या है, प्रासंगिकता क्या है, और एज ए जुडिशरी के स्टूडेंट होने के नाते भी, एज ए लॉयर होने के नाते भी, या एक सामान्य व्यक्ति के नाते भी हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो इन तीन मुद्दों पे बेसिक से चर्चा करवाएंगे। ये है क्या, इसकी उपादेयता क्या है, और इसकी पढ़ने की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक सा अर्थ है इस शब्द का, ये शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। एक तो ज्यूरिस और दूसरा होता है प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है न्याय, और प्रूडेंस का मतलब होता है उसका अध्ययन या ज्ञान। अर्थात ज्यूरिस्प्रूडेंस या जो न्यायशास्त्र है वो इस विधा पे या इस संकल्पना पे आधारित है, इस इमेजिनेशन पे आधारित है कि आखिर न्याय है क्या, न्याय की जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो सही है या गलत है, उसकी जो फाउंडेशन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले न्यायशास्त्र को समझने से पहले आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। जो कि वैसे भी हम लोग लीगल फील्ड के हैं, तो हमारे यहाँ कानून एक शब्द आता है या लॉ एक शब्द आता है। कानून और न्यायशास्त्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम लोग आगे के सेशन में आएंगे तो इस पर और डिटेल करेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक सा आइडियाज समझिए। कानून और न्याय एक नहीं होता है। न्याय अपने आप में साध्य है, न्याय अपने आप में उच्चतम वैल्यू है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो अंतर्निहित वैल्यू है, जो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। न्याय ऐसा है जो साध्य वैल्यू या साध्य मूल्य कहते हैं उसे, जिसके लिए जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसी चीज पे आधारित नहीं है। जबकि जो कानून है, कानून उस व्यवस्था को पूरा करने में सहायक एक व्यवस्था मात्र है, एक रास्ता मात्र है। इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज या साधन मूल्य कहते हैं। अर्थात कानून के द्वारा न्याय पर पहुंचा जा सके, इसीलिए न्यायशास्त्र में कानून की आवश्यकता होती है। अर्थात कानून वैसा ही होगा जैसा न्याय की मांग होगी। यदि न्याय के मांग के विपरीत या न्याय के मांग से इतर कुछ कानून बनते हैं तो वो कानून गलत कानून होंगे, वो समाज, देश या व्यवस्था के लिए हितकारी या बेनिफिशियल नहीं होंगे। अब कंसर्न्स होते हैं कि जो न्यायशास्त्र है वो होता क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या कंसर्न्स है। तो न्याय का सबसे पहले बेसिक सा आपने मतलब समझ लिया। अब पर क्वेश्चन ये आता है कि न्याय ही होता है क्या अपने आप में। न्याय और कानून का डेफिनेशन तो आपने समझ लिया। न्याय अपने आप में क्या है, ये डिटर्मिनेंटल वैल्यूज है। डिटर्मिनेंटल वैल्यूज का मतलब ये हो जाएगा, डिटर्मिनेंटल वैल्यूज, इसका मतलब हो जाएगा साध्य मूल्य। और साध्य मूल्य का मतलब ये अपने आप में जिन चीजों की आवश्यकता है। और कानून क्या है, कानून इसके सहायक है। जो लॉज हैं, लॉज क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंटल या साधन मूल्य है। अब यहां एक प्रश्न उठ जाएगा, कानून तो क्लियर हो गया, ये कानून क्या है, कानून न्याय के लिए सहायक है। न्याय क्या है, यहीं से न्यायशास्त्र की अवधारणा शुरू होगी। न्याय का मतलब ये होगा एक सामान्य बेसिक से अर्थ में। वैसे तो न्याय की परिभाषा देना अपने आप में कठिन है, इसलिए कठिन है कि देश, काल और परिस्थिति के बदलने के साथ साथ लोगों की मनस्थिति भी बदलती चली जाती है, और इस साइको मेंटल कंडीशन के साथ साथ लोगों की एस्पिरेशंस, एम्बिशंस, आकांक्षाएं आदि भी बदलती चली जाती हैं। इसीलिए व्यक्ति की चूंकि आवश्यकता इत्यादि बदल जा रही हैं, इसीलिए उसके लिए पैमाना भी बदल जाता है, उसके लिए मेजरमेंट की वैल्यू सिस्टम भी बदल जाती है, इसीलिए न्याय की अवधारणा भी बदल जाती है। इसलिए न्याय का एक खास डेफिनेशन देना तो बड़ा टफ कार्य है। इसीलिए सामान्यतया जो न्यायविद हैं उनको इन परिभाषाओं पे तमाम मतभेद भी हैं। लेकिन कुछ बेसिक से आइडियाज पे जब हम बात करें तो न्याय की एक महत्वपूर्ण अवधारणा या महत्वपूर्ण परिभाषा ये है कि न्याय का अर्थ होता है हर व्यक्ति या हर वो समाज या जो भी एक विधिक व्यक्ति या जो कुछ भी है, उस एक अस्तित्व को वो हर चीज मिलनी चाहिए जिसको वो डिजर्व करता है। अर्थात यदि सामान्य अर्थों में हम ये कहें कि प्रोवाइडिंग समवन व्हाट्स दे डिजर्व, जो व्यक्ति जो चीज डिजर्व करता है, जो जिसके लायक है, उसको वो चीजें प्रदान कर देना अपने आप में न्याय है। हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ जाता है, ये बृहद प्रश्न उठता है कि कौन किसके लायक है, ये क्या कौन डिसाइड करेगा। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन चीज किसके लिए है, कौन क्या चीजें किन चीजों के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक नहीं है, कौन किसे डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता है।
जैसे हमारे यहाँ जो परंपरा में व्यवस्था थी, मनुस्मृति थी। आज भी भारतीय कानून का बहुत बड़ा हिस्सा मनुस्मृति पे डिपेंड है, लेकिन मनुस्मृति की तमाम ऐसी बातें हैं जो आज के टाइम में अनावश्यक हो गई हैं, बहुत सारी बातें आज भी आवश्यक रही हैं। अर्थात मनु के उस टाइम में वो चीजें भले ही न्याय संगत रही होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आज अन्यायी होंगी। बहुत सारी चीजें आज भी मनु की बातें बहुत ही अच्छी हैं जो हमारी व्यवस्थाओं में मानी जाती है। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा समय बदलने के साथ साथ बदल जाती है, इसलिए न्यायिक परिभाषा बदलता चला जाता है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम इसको और भी समझ सकते हैं। न्यायशास्त्र क्या कहा जाता है? न्यायशास्त्र को कहा जाता है कि कानून का दर्शन, फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ लॉ या फिलोसफिकल स्टडीज ऑफ लॉ। फिलोसफिकल स्टडीज का क्या मतलब? दार्शनिक पक्ष। और दार्शनिक पक्ष का क्या मतलब? एक व्यक्ति की अपनी जो चेतना है, अंतर्भूत की चेतना, ये नहीं कि आप दूसरे से गाइड हो रहे हैं, रोबोटिक नहीं, जो आपकी अपनी एक आइडियाज होती हैं, एक व्यक्तिगत अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ के अनुरूप चलना, उस आवाज़ के अनुरूप समाज देश व्यवस्था में अपना योगदान करना, यही न्याय होगा। और यही इसी बात की जो दार्शनिक पक्ष है, इसी दार्शनिक पक्ष को न्यायशास्त्र डिफाइन करता है। इसीलिए कई सारे लोग आते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिसमें न्यायशास्त्र को अलग अलग लोग डिफाइन करते हैं। अब इस अर्थ में हम लोग आ जाएं तो बेसिक्स आपको समझ में आया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब हुआ न्याय की अध्ययन, न्याय कैसा होना चाहिए। और न्याय क्या हुआ? न्याय का मतलब प्रोवाइडिंग समवन व्हाट वन डिजर्व्स, जो व्यक्ति जो चाहिए है, जिसको जो जिस लायक है उस लायक प्रदान करना। और अध्ययन का मतलब उसी के स्टडी है। अब इसी में कई सारे मत हैं, आगे हम लोग इसकी स्पेशल से क्लासेस लेंगे, उसमें स्पेशल से क्लासेस में डिस्कशन करवाएंगे कि मत क्या है, कुछ आइडिया समझो। न्यायशास्त्र की आवश्यकता क्यों होती है, यहीं से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न यह है कि न्याय होता क्या है? तो न्याय की दो अवधारणा है। एक अवधारणा तो यह है कि न्याय की दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का मतलब यह होगा कि जो देवताओं ने, जो ईश्वर ने, या जो हमारे जो पराशक्ति है, उन्होंने जो कुछ कमांडमेंट्स किया है, उन कमांडमेंट्स को मानना ही न्याय है। जैसे मान लो जितने भी धार्मिक पंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक समाज है, वो समाज अपने खास किताब, अपने खास गाइडलाइंस या अपने महापुरुषों की कथन को ही न्याय संगत मानता है। उससे अलग होकर वो कुछ करना नहीं चाहता, और ये जो न्याय संगत बातें करना है वही कानून होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं एक रिजिड लॉ। रिजिड लॉ का मतलब ये कभी बदलता नहीं है। बदलने का मतलब ये होगा इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसकी जो अच्छाई या बुराइयां हैं, वो हमेशा ही फिक्स रहती हैं। एक होता है मानववादी सिद्धांत। मानववादी सिद्धांत में ये कहता है कि मनुष्य मूल का, मनुष्य का जिसमें हित हो, मनुष्य का इंटरेस्ट जिसमें बढ़े, वो जो कानून है वो बेहतर कानून होगा। और इस अर्थ में हम दैवीय सिद्धांतों को ठुकराते हैं, और मनुष्य के बेहतरी के लिए जो जो काम किया जा सकता है वो काम किया जा सकता है। क्लियर? जैसे इस अर्थों में देख लो, हमारे यहाँ जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उसमें तमाम जातीय प्रथा थी, उसमें जातीय प्रथा के साथ साथ जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जैसे महिला पुरुष के बीच में भेद था, जाति जाति के भेद में भेद था, संप्रदाय धर्म के बीच में भेद था। मनुवादी के टाइम की जो व्यवस्थाएं थी उनमें ये चीजें नैतिक थी, लेकिन आज के टाइम में ये क्या हो गया? अनैतिक हो गया। तो ये व्यवस्थाएं कैसी बदली? यही नीति शास्त्र का अध्ययन है कि समय के साथ हमारी मानसिकता बदलती है और हमने बदल दिया। इसीलिए न्यायशास्त्र इसमें हमारे लिए सहायक होता है कि हम बदलती परिदृश्य के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कैसे सिस्टम को बदलें, कैसे व्यवस्थाओं को बदलें, कैसे अपने रहन सहन को उच्चतम स्तर पर ले जाएं। तो न्यायशास्त्र क्या क्या कर सकता है? एक तो सामाजिक अवधारणाओं को मजबूत कर सकता है, सामाजिक संबंधों को बदल सकता है, हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर ले सकता है, देश समाज या कानूनी जो विधि व्यवस्थाएं हैं उसको भी समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल देगा। ये मूलतः न्यायशास्त्र की काम है। अब प्रश्न उठता है इसकी आवश्यकता क्यों है, न्यायशास्त्र पढ़ना क्यों चाहिए? कहा जाता है कि एक सभ्य समाज हमेशा ही अपने व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। मतलब व्हाट्सएवर भी जो एस्पायरेशंस या एम्बिशंस उसके होते हैं, उस एस्पायरेशन और एम्बिशंस को पूर्ति करता है। एक सभ्य समाज वही हो सकता है। यदि व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो तो वो समाज जड़ हो जाएगा। जैसे रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसमें सरांध आ जाती हैं, उसी तरह वो कानून भी जो बदलाव नहीं ला सकता, वो व्यवस्था जिसमें बदलाव नहीं आए, वो व्यवस्था समाप्त हो जाएंगे। आज 5000 साल के इतिहास में हम भारतीय सभ्यता लगातार हम लोग पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, लगातार हम लोग फ्लरिशिंग हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने चीज़ों को कभी भी कंस्ट्रेन नहीं किया, हमने कभी भी चीज़ों को फिक्स नहीं किया, हमने हमेशा ही उभरती हुई व्यवस्था माना, हमने बदलती परिदृश्य के अनुरूप अपने आप को बदला। इसीलिए तमाम जो ताकतवर सभ्यताएं थी वो खत्म हो गई, हम लोग आज भी अपनी सभ्यता को मेंटेन किए हुए हैं। एक दूसरा कंसर्न ये है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है?
हमेशा ही समाज या जो देश या व्यवस्थाएं चलती हैं वो तात्कालिक परिदृश्य में जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उस शक्तिशाली व्यक्ति के अनुरूप ही सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं। ये सदा से हो रही हैं और आज भी हो रही हैं। हाँ, ये अलग प्रश्न है कि शक्तिशाली कौन है, ताकतवर कौन है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, जब राजशाही व्यवस्थाएं थी तो राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा अपने तरीके से राजतंत्र चलाता था। जब राजा की केंद्रीकृत सत्ता कमजोर हुई, देश में लोकतंत्र आया तो लोक मजबूत हुए और फाइनली लोकतंत्र आया, जनतंत्र आया। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो जनतांत्रिक व्यवस्थाएं भी हैं उस जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी दो तीन प्रश्न उठते हैं। जन मतलब कौन? आज भी आपको लगता है कि जनतंत्र है हमारे यहाँ? आज भी लोकतंत्र जनतंत्र कहने के लिए प्रैक्टिकली नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने तरीके से वोट देते हैं? बहुत सारे लोग आज भी अपने समाज, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या ताकतवर व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में ही वोट डालते हैं। तो कहने का मतलब ये भी आज भी लोकतंत्र नहीं है हमारे यहाँ, गणतंत्र है। सोसाइटी के या परिवार के या सामाजिक कोई व्यवस्थाओं में एक ताकतवर व्यक्ति जो कुछ भी कह दे हम उसी अनुरूप वोट करते हैं। ओरिजिनल लोकतंत्र तो तब होगा जब फैमिली के भी अलग अलग मेंबर अपने मतानुसार अलग अलग व्यक्ति को वोट दे सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अलग अलग वोट दे ही, लेकिन आप यदि वोट देने जाते हैं तो ये होना चाहिए कि आपके अपने पिता, अपने माँ, अपने पति या अपनी पत्नी से डिफरेंस यदि है तो आप उसको लागू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंस होना ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि वोट किसी पर्टिकुलर पार्टी इसको देनी है या नहीं देनी है तो आप अलग दे सकते हैं, लेकिन प्रायः ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। परिवार में एक आदमी डिसाइड करता है, समाज में एक व्यक्ति डिसाइड करता है और वोटिंग हो जाती है। अब यदि इस व्यवस्था को हम परमानेंट लागू कर दें तो फिर क्या होगा? उससे समाज में ओरिजिनल जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति है तो समय समय पे संविधान, नियम, कानून एटसेट्रास को भी बदला जाता है। हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को देख लो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने, हमारे जो संवैधानिक निर्माता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान में एक रिजिडिटी के साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है कि देश काल परिस्थिति जैसे जैसे बदले संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव होनी चाहिए। और इसीलिए संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि संविधान का समय समय पर संशोधन होता रहता है। यही प्रश्न जब हम लोग संवैधानिक विधि को पढ़ेंगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर संविधान को कहां तक बदला जा सकेगा। अभी की परिस्थिति में भी आप देख लो। आपने कहा भी, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत कोर्ट ने दिया उस पर प्रश्न उठाना है, प्रश्न उठाना चाहिए। अब यही कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच में एक टसल उत्पन्न हुआ। प्रश्न ये उठता है कि आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान में यथेष्ट बदलाव तो किया जा सकता है, लेकिन वो बदलाव ऐसी होनी चाहिए कि आधारभूत ढांचा को अतिक्रमण ना करे। अब यदि आधारभूत ढांचा को अतिक्रमित ना किया जाए तो आखिर आधारभूत ढांचा कौन है? पहला प्रश्न तो ये, अभी तक हमारे देश में यही डिसाइड नहीं हुआ कि संविधान के आधारभूत ढांचा क्या है। हाँ, कुछ कुछ कोर्ट के जजमेंट हैं जिस आधार पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, लेकिन वो मुद्दा एक क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि ये आधारभूत ढांचा है और ये नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि यदि आधारभूत ढांचा क्लियर है भी तो ये कौन डिसाइड करे, सुस्पष्टता में भी कौन डिसाइड करे कि आधारभूत ढांचा कौन है, विधायिका या न्यायपालिका? एक अर्थ कहता है कि विधायिका संप्रभु है हमारे यहाँ, चूंकि विधायिका को हम वोट करते हैं और इस देश में जनता मालिक है, इसलिए हम चूंकि वोट करते हैं तो विधायिका संप्रभु है, जैसे चाहे वैसे संविधान परिवर्तन कर सकता है। इस अर्थ में यदि विधायिका बहुत ताकतवर हो तो देश में राजतंत्र भी ला सकता है। ये इसकी नेगेटिविटी हो जाएंगी। इसीलिए कोर्ट को कहा गया कि संविधान का संरक्षक, तो जो कोर्ट है संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका। अब प्रश्न ये उठता है कि संरक्षक का कार्य क्या है? संरक्षक का कार्य केवल संरक्षण देना है या उसको इंटरप्रेट करना है? तो आज जो न्यायपालिका है, आज जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, आजादी के जस्ट बाद की जो व्यवस्थाएं थी उसमें संविधान को पढ़ने का राइट संविधान बनाने वालों को दिया गया था। और संविधान बनाने वालों का मतलब ये था कि संविधान सभा, दैट मींस आज का जो पार्लियामेंट है हमारा, उसको संविधान पढ़ने और बनाने दोनों का राइट था। पढ़ने का मतलब इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि संवैधानिक जो व्याख्याएं हैं, संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं, उस अनुच्छेद का मतलब क्या होता, इसको इंटरप्रेट करने की राइट केवल और केवल उस टाइम में लेजिस्लेचर को था। बाद में इस राइट को पार्लियामेंट ने ले लिया और आज हालत ये है, कोर्ट ने ले लिया और आज हालत ये है कि कोर्ट डिसाइड करती है कि संविधान के इस अनुच्छेद का मतलब ये होना चाहिए, ये अनुच्छेद का मतलब ये नहीं होना चाहिए। एक बड़ी विचित्रता है, जिसने बनाया, जिसने लिखा उसे नहीं पता है, जिसने नहीं बनाया उसे ये पता है। तो खैर एक अलग कंसर्न्स है। कुछ लोग कहते हैं जुडिशियल सुपरमेसी इसको, कुछ लोग कहते हैं लेजिस्लेचर सुपरमेसी। इसलिए आज स्पेशली हमारे देश में एक चर्चा का विषय है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव बढ़ रही है। हालांकि न्यायपालिका और विधायिका दोनों की ओर से इस बात का खंडन किया जाता है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हाल के वर्षों में, हाल के टाइम में आपने देखा है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में पर्याप्त टकराव बढ़ा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आके हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे कि आखिर सॉवरेनिटी किसको देनी चाहिए, आखिर बात जो वस्तु स्थिति है, जो प्रमुखता देनी चाहिए, किसकी बातों को प्रमुखता देनी चाहिए, विधायिका या न्यायपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव को। एक प्रश्न ये होगा, एक तो ये मुद्दा हो।
दूसरा मुद्दा ये हुआ कि यदि संप्रभुता डिसाइड ही हो जाए, जुडिशियल सुपरमेसी हो या लेजिस्लेटिव सुपरमेसी हो, या दोनों में एक बैलेंस का सिद्धांत हो, ये भी एक प्रश्न उठता है। फिर एक बेसिक सा प्रश्न उठेगा, सुकरात जैसे या प्लेटो या अरस्तु जैसे जो फिलोसफर्स थे, इन्होंने लोकतंत्र का पर्याप्त विरोध किया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंटरनल इच्छा है कि लोकतंत्र का विरोध होना। अब कंसर्न्स ये है कि लोकतंत्र होना चाहिए या राजतंत्र होना चाहिए या गणतंत्र होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, ये अलग अलग अर्थों में समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके यहाँ लोकतंत्र है उसके लिए लोकतंत्र अच्छा है, एक व्यक्ति जिसके यहाँ राजतंत्र या धर्मतंत्र है उसके लिए धर्मतंत्र अच्छा है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि सही कौन है गलत कौन है? ये भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे जिस देश में धर्मतंत्र है, आपको क्या लगता है कि वहां के बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए लगता है कि धर्म ही सुप्रीम है और वो धर्मतंत्र के समर्थक होते हैं। बहुत देश ऐसे हैं जहां धर्मतंत्र तो है इसलिए लोकतंत्र की आवाज उठती है, जैसे ईरान की हालात देख लो अब हाल के टाइम में, या सऊदी अरेबिया की, या अरब स्प्रिंग की आपने नाम सुना होगा, उसकी जो हालात रही है। अब प्रश्न है कि इन सबों में सही कौन है? एक प्रश्न और भी उठता है, महिला और पुरुष का अधिकार की बात होती है। कुछ नारीवादी लोग होते हैं जो कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पुरुष सुपरमेसी तो ईश्वरीय दैवीय कृत्य में पुरुषों को मजबूत बड़ा बनाया गया है, इसलिए पुरुषों को अधिक अधिकार मिलना चाहिए। अब प्रश्न है सही कौन है? यदि आप एक अर्थ इस अर्थ में लेते हो कि महिला और पुरुष बराबर हैं, तो बहुत अर्थों में दोनों डिफरेंस भी हैं। एक अर्थ यदि लेते हो तो संवैधानिक जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को भी खत्म कर देना होगा। यदि हर एक जगह, जैसे हम कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, सबरीमाला इश्यूज आपने देखा होगा। सबरीमाला इश्यूज में ये था, या सबरीमाला इश्यूज के साथ साथ दो तीन और जगह था, सनी सिंगनापुर और एक हाजी अली दरगाह का इश्यूज था। उन कंसर्न्स में आपने देखा होगा कि कहा गया कि महिलाओं को एंट्री देनी चाहिए। अब इस पे शुरुआती दौर में तो ये कहा गया कि हाँ महिलाओं को एंट्री दे देनी चाहिए, लेकिन बाद में कोर्ट का फ्रेगमेंटेड, एक कोर्ट का अलग अलग विखंडित जजमेंट आया। वैसे 2 जज की बहुमत ने दे दिया, अलाउ कर दिया कि महिलाओं को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन एक जज का डिसेंट था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में पिटीशन हुआ, बाद में बहुत लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज बनी, समस्याएं खड़ी हुई, और आज भी वो मुद्दा विचाराधीन ही है। प्रश्न ये उठता है, यहाँ दो विचारधाराएं होंगी। एक विचारधारा कहता है कि महिलाओं को एंट्री देनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने विपक्ष हैं। यदि आप कहोगे कि महिलाओं को एंट्री देनी चाहिए, तो फिर प्रश्न ये उठता है, फिर धर्म और कर्मकांड को निर्धारित कौन करेगा? भारतीय समाज में जो भारतीय समाज है वो धर्म और कर्मकांड से ही चलता है। और धर्म और कर्मकांड को किस व्यक्ति ने बनाया? यदि जिस व्यक्ति ने धर्म और कर्मकांड को बनाया वो व्यक्ति स्त्री विरोधी है या स्त्री समर्थक, दो ही प्रश्न उठ सकते। यदि प्रश्न है कि वो स्त्री समर्थक था तो फिर उस व्यक्ति को ही वो राइट दे देनी चाहिए था कि महिला को सेक्टम सेक्टोरम में एंट्री हो जानी चाहिए। या फिर वो व्यक्ति यदि महिला विरोधी था, उसने नहीं दिया एंट्री, तो उस व्यक्ति, फिर तो एक प्रश्न उठता है, तो इसका मतलब महिला विरोधी है, तो फिर महिलाओं को क्या परी है कि उसी मंदिर में उसी व्यक्ति के मान्य बातों को माने? आपके लिए ऑप्शंस ये भी तो हो सकता है कि तमाम ऐसे पत्थर हैं, उस पत्थर में से किसी पत्थर को बना के एक नई मूर्ति स्थापित कर लो। या तो दो ही प्रश्न उठ सकते कि जिस महात्मा ने या जिस व्यक्ति ने नियम बनाया, जिस समाज ने नियम बनाया कि महिलाओं की एंट्री नहीं होनी चाहिए, या तो वो सही है, और वो सही है तो पूरी तरह सही होना चाहिए, या फिर पूरी तरह यदि वो गलत ही है तो आप उसी मंदिर में जाने की बात क्यों कर रहे हैं, उसी गिरजा में जाने, उसी मस्जिद में जाने की बात क्यों कर रहे हैं, या उसी सेक्टम सेक्टोरम में जाने की बात क्यों करें? एक नई व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना लेते? एक दूसरा प्रश्न है कि वो पहले का जमाना था जहां महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं था, आज का जमाना है जहां महिला और पुरुष बराबर हैं। ये भी एक मजबूत प्रश्न है कि बहुत सारी ऐतिहासिक यदि गलतियां हैं तो उन गलतियों को कैसे ठीक नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हम बदलते ही हैं। पहले पॉलीगामी हुआ करता था, पुरुष बहुविवाह करता था, हमने उसे रोक दिया। आज भी कुछ समाज में बहुविवाह हो रही है पुरुषों में, जिसको रोकने की बातें हो रही हैं। तो हाँ, कई ऐसे भी समाज हैं जहाँ महिलाओं में द्रौपदी विवाह हो रहा है। एक प्रश्न ये उठता है कि जो समाज बहुविवाह करना स्वीकार करता है, क्या वो समाज इस बात के लिए राजी होगा कि महिलाएं भी बहुविवाह कर लें? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर प्रश्न उठता है ऐसा क्यों नहीं होगा? अभी हाल में आपने एक डिबेट सुना होगा, पाकिस्तानी पत्रकार थी वो, शायद आरजू खाना मोमेंटली एम मिसिंग, क्या आप देख लेना। उन्होंने एक मौलाना से यही पूछा कि जब पुरुषों को 72 हूर मिल सकते हैं तो महिलाओं को 72 हूर क्यों नहीं मिल सकते? इस पे वो दोनों के बीच में एक टसलू और डिबेट छोड़ के वो लोग चले गए। वो एक लाइट मोड का मुद्दा था, हमें धार्मिक मुद्दों पे नहीं है, लेकिन एक कानूनन दृष्टि से एक प्रश्न तो हो सकता कि क्यों पुरुष को ही अधिकतर शादी करने की राइट है, महिलाओं को क्यों नहीं हो सकता? या फिर सामान्यतः जो हम पर्दा की बात करते हैं, या सामान्यतः यदि हम लोग नौकरी नहीं करने की बात करते हैं, या सामान्यतः जो पति परमेश्वर की बात है, पति परमेश्वर क्यों माने, पति पत्नी को परमेश्वरी क्यों नहीं माने? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सब भी बहुत सारी बातें हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इन सब बातों को ही डिसाइड करेंगे। एक तो ये धार्मिक अर्थ में चला गया, सामाजिक अर्थ में ही चले लो। ज्यूरिस्प्रूडेंस इस बात को डिसाइड करेगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन उठे कि समाजवाद होना चाहिए या पूंजीवाद होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूंजीवाद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूंजीवाद में इस बात की छूट मिलती है कि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने क्षमता के हिसाब से कार्य करे और उस कार्य के अनुरूप अपने अपनी जो रिवार्ड्स हैं वो ले ले। लेकिन इससे समस्याएं क्या होंगी? पूंजीवाद में हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमताओं को विकास करने का राइट मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन दिक्कत क्या होंगी कि जो व्यक्ति अक्षम है उसका क्या होगा? समाज रोबोटिक समाज नहीं हो सकता। समाज में वो व्यक्ति जो अक्षम है, हमें उसे भी आगे लेकर चलने की आवश्यकता है, जो कि समाज एक ऐसी कड़ी के रूप में है जिसकी सबसे अधिक मजबूती सबसे कमजोर पॉइंट पे ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे देख सकते हो, यदि समाज हमारा एक चेन के रूप में कुछ इस तरह है, तो इस चेन की सबसे मैक्सिमम मजबूती कहाँ होगी? जो यदि मान लो ये चेन ये बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत है और ये बहुत मजबूत है, अकेला ये वाला जो पार्ट है ये कमजोर होगा। यदि ऐसी व्यवस्थाएं हो तो इस चेन की मैक्सिमम मजबूती क्या होगी? यही कमजोर चेन। यदि ये चेन टूट जाए तो यहीं से चेन टूट जाएगा। तो ये बेहतर ये होता कि इसमें से थोड़ी मजबूती को निकाल के इसमें मिलाया जाए, थोड़ी इसमें मिलाया जाए और फाइनली सबको इक्वल कर दिया जाए, ताकि ओवरऑल चेन की स्ट्रेंथ मजबूत हो। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में जो समाजवादी लोग हैं वो यही कहते हैं कि पूंजीवाद में तो समाज का एक हिस्सा बहुत मजबूत हो जाएगा, दूसरा हिस्सा कमजोर हो जाएगा और ओवरऑल समाज विखंडित हो जाएगा। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना हम टिक नहीं सकते, समाज के बिना हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए समाजवाद होना चाहिए। अब दोनों अर्थ में नेगेटिव देखो। अब समाजवाद में क्या है? यदि आप एक कमजोर को दूसरे के मजबूती से कुछ हिस्सा निकाल के, चाहे संसाधन हो या अवसर हो या जो कुछ भी हो, आप इस व्यक्ति को प्रदान करते हो, तो इसका मतलब होगा जो कमजोर है हमेशा ही कार्य करने को आकृष्ट नहीं होगा, कार्य करने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब जो मजबूत है वो हमेशा ही उसकी मजबूती कमजोरों की ओर रिश्ता हुआ चला जाएगा। इससे यह होगा कि सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वंस हो जाएंगी। कम्युनिस्ट व्यवस्थाओं की यही हस्र हुआ। कम्युनिस्ट में क्या था कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करना था और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ले लेना था। नतीजा ये हुआ कि आवश्यकता तो सबकी बढ़ जाएंगी, लेकिन क्षमता कितनी है इस बात को कौन गाइड करे? हमारी क्षमता कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है? आदर्श व्यवस्था तो ये होती कि हम अपनी क्षमता से काम करेंगे, आप अपनी क्षमता से काम करेंगे और जितनी भी आवश्यकताएं होंगी वो ले लेंगे। लेकिन प्रश्न है ये कौन डिसाइड करेगा? हम 4 घंटा लेक्चर देने के बजाय 1 घंटा लेक्चर देंगे, लेकिन हमारी जो एम्बिशंस होंगी वो बहुत पहाड़ों पे होंगी। तो फिर क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में देश बिखर जाएगा। अब ये भी एक दो मुद्दा है, आप किस मुद्दे को लाया जाए? तो आज की जो वर्तमान व्यवस्था है वहां पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में एक संतुलन की बात की गई। संतुलन का अर्थ यह होगा कि एक हद तक पूंजीवाद, एक हद तक साम्यवाद। इसीलिए भारत में समाजवाद की व्यवस्था की गई, जिसमें क्या किया गया कि पूंजीवाद और साम्यवाद को थोड़ा सा मिलाया गया। एक हद तक व्यक्ति को बिना उसकी योगदान को देखते हुए उस व्यक्ति को डायरेक्ट अनाज, रहन सहन, भोजन आदि की व्यवस्था कर दी गई। अभी हमारे जो पीडीए वगैरह का कॉन्सेप्ट है, हर घर राशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि कुछ हद तक आपको बिना काम किए या बिना आपकी कुछ प्रतिभा को देखे हुए एक जो मौलिक आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर देंगे। लेकिन उस मौलिक आवश्यकता के अलावा यदि आपकी एम्बिशंस या एस्पायरेशंस बढ़ रही है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तो आपको कुछ काम करने होंगे और उस हिसाब से आपको जितना आगे बढ़ना है पूंजीवादी रूप में आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमारी व्यवस्थाओं का रूप था। ऐसे यदि राजनीतिक व्यवस्था की बात करो तो लोकतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र होना चाहिए तो लोग किसके? लोग तो अधिकतर मूर्ख ही होते हैं। जैसे अरस्तु ने कहा था लोकतंत्र मूर्खों की सरकार है, गरड़ियों की सरकार है। आज भी आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो वोट करते हैं अपनी इच्छाओं से या अपनी स्वस्थ मानसिकता के साथ। आज भी हम लोग इधर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वोटिंग करने की बातें आती हैं तो हम जाति, धर्म, अपने रिलेटिव एटसेट्रा के नाम पे वोट करते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ कहाँ रहा? आज भी लोकतंत्र जाति धर्म के नाम पे ही बंटवारा होता है, तो लोकतंत्र तो रहा नहीं। एक प्रश्न। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में वोटिंग की राइट लिमिट होनी चाहिए, और इसीलिए याद होगा अंग्रेजों के टाइम उन्होंने कर दिया था एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, लाइक किसी के पास इतनी संपत्ति हो, किसी के पास इतनी एजुकेशन हो, या किसी के पास इतनी सोशल हायरार्किकल ऑर्डर हो। जब सोशल हायरार्किकल ऑर्डर होंगे आपके पास तभी आप वोट देने में एलिजिबल थे। एक बनाया था, ठीक है, वो व्यवस्थाएं गलत थी, वो अलग मुद्दा था, लेकिन उन्होंने इन्हीं मुद्दों को छांटने के लिए बनाया था। आपको लगता है इस बात को आप सिरे से नकार सकते हो कि ये गलत व्यवस्थाएं थी? कितने लोग हो? ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि आज भी लोकतंत्र में अधिकांश लोग वोट देने तो जाते हैं, लेकिन वो ताकतवर के चेले के रूप में जाते हैं, ताकतवर के रोबोट के रूप में जाते हैं। ताकतवर व्यक्ति जो कहता है वही वो काम करता है, उनमें अपनी बौद्धिकता का विकास नहीं होता है। तो ये भी एक प्रश्न है, इस आधार पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दूसरा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र नहीं हो तो होगा कौन? राजतंत्र। वो तो और स्थिति खराब है उसकी।
गणतंत्र तो गण में कौन होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ओवरऑल ये निष्कर्ष निकलता है कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं अपनी तमाम उस व्यवस्था में अपनी तमाम बुराइयों को समेटे हुए भी लोकतंत्र ही सबसे बेहतर व्यवस्था है, इसीलिए हमें लोकतंत्र को लागू करना चाहिए। ओके, अब देखो ये सामाजिक व्यवस्थाएं होगी। अब सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन। आज हमारे यहाँ या एक सबसे रिलेवेंट एग्जाम्पल हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने का ले सकते हैं, आज हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था या नीति शास्त्र की बातें हैं। अब नीति शास्त्र या चिकित्सा व्यवस्था में देखो नीति कैसा होना चाहिए, समाज क्या करना चाहिए, यही जूरिस्प्रूडेंस बताता है। ध्यान रखिए, जूरिस्प्रूडेंस और नीति शास्त्र ये दोनों की एक समानता है कि दोनों ये नहीं बताता है कि क्या है, ये बताता है कि क्या होना चाहिए। जैसे कानून क्या है, कानून जो है, जो नियम है वो है, कानून कैसा होना चाहिए ये जूरिस्प्रूडेंस बताता है। वैसे ही कानून क्या है, इसी बात को एथिक्स भी कहते हैं कि आज जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को होना कैसा चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मांसाहार करना चाहिए, शाकाहार करना चाहिए, ये विधि व्यवस्थाओं का प्रश्न हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न होगा, चिकित्सकीय क्षेत्र में समझते हैं, क्या अंगों का व्यापार होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यहाँ दो प्रश्न हैं। एक कहता है कि नहीं, अंग डिवाइन पावर है, दैवीय शक्ति से बनाया गया है, इसको हम कमोडिटी के रूप में खरीद बेच नहीं सकते। दूसरी विचारधारा कहता है, एक प्रश्न है, आपने बॉलीवुड के मूवीज में भी देखा होगा, कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक व्यक्ति होता है जो एक गरीब आदमी होता है, रिक्शा पुलर होता है, स्टेशन के सामने सो रहा होता है, बीमार होता है और लगभग मरने ही वाला होता है, कुपोषण से 2-4-6 महीने में मर जाएगा। एक व्यक्ति आता है, उसने उसकी एक किडनी निकाला, बेच लिया और उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे दिए जिससे उसकी जीवन अच्छी हो सकती है। कोर्ट में मामला आता है तो पूछा यह जाता है क्या उस व्यक्ति ने सही किया है गलत किया। आप बताओ, आपको क्या लगता है, ये सही था या गलत था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमने इसका अंग इसलिए निकाला कि यदि अंग नहीं निकालते तो इस व्यक्ति की 2-4-6 महीने में स्वतः ही मौत हो जाती, भुखमरी, कुपोषण, हजारों बीमारियां थी। हमने इस व्यक्ति का एक किडनी निकाल लिया, बदले में हमने इसको पर्याप्त पैसे दिए, जो नॉर्मल बीमारियां थी उसके हमने इलाज कर दिया, हमने इसके जीवन स्तर को सुधार दिया। अब इसकी उम्र कम से कम 20 साल बढ़ जाएंगे। अब बताओ वो सही किया है गलत किया। यदि किडनी नहीं निकालता तो व्यक्ति तो 1 दिन में मर जाता है, 10 दिन में मरता। अब किडनी निकालने के बाद उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल की लाइफ एनहेंस हुई। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। या चलो इस मुद्दे को फिक्टिटियस से छोड़ के नॉर्मल में आ जाए। एक व्यक्ति है जिसको कैंसर है, वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आपको इतने रुपए 10 या 20 या 50 लाख रुपए लगेंगे। हाँ, बदले में उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, उसने कहा कि एक किडनी यदि आप दे दो तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर देंगे, नहीं तो कैंसर से आपकी मौत हो जाएगी। आपको क्या लगता है, उस व्यक्ति को अपना किडनी दे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस पे सीधे सीधे हम उत्तर पे नहीं आए। आप पूछोगे फिर इसका उत्तर क्या होगा, तो जूरिस्प्रूडेंस हमें यही बताएगा और ये उत्तर देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय होंगी। हमारी अधिकांश सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी अधिकांश जो लोग हैं, हमारे लोगों की जो मौलिक संधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है। यदि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में ये बात एक्सेप्टेबल है कि ऐसा करना चाहिए, जीवन महत्वपूर्ण है, तो हमें कर देना चाहिए। यदि नहीं है तो नहीं करना चाहिए। जैसे कई सारे समाज हैं जहां एबॉर्शन करना बैन है। कहा जाता है कि एबॉर्शन इसलिए नहीं किया जा सकता या कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि जो बच्चे हैं वो भगवान का दिया हुआ देन है, इसीलिए आप एबॉर्ट नहीं कर सकते उसे। बच्चा यदि विकलांग ही पैदा हो तो उसे होने देना होगा। या फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक समाज है ऐसा जो कहता है नहीं, मेडिकली आप टेस्ट कर सकते हैं, यदि बेबी माँ के गर्भ में ही विकलांग होने वाला है या कोई समस्याएं होने वाली हैं तो बेहतर है कि उस बेबी को समाप्त कर दिया जाए। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे भारत में हमने 25 वीक तक की बात की कि 25 वीक तक यदि आप बच्चों को चाहो तो एबॉर्ट कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है ये कौन निर्धारण करेगा, 25 वीक ही क्यों, इससे पहले 20 वीक था तो 20 सप्ताह ही निर्धारण क्यों, 30 सप्ताह क्यों नहीं निर्धारण। एक प्रश्न ये उठता है कि उसको कैसे डील किया जाए। ये सारे निर्णय जूरिस्प्रूडेंस में आता है और इस जूरिस्प्रूडेंस में भी जब हम आगे जाएंगे तो आपको एक फाइनल निष्कर्ष पता चलेगा। ऑस्टिन ने कहा था कि जो न्याय है या कानून है वो संप्रभु का आदेश है। संप्रभु जो भी कहेगा वही नियम होगा, जैसे भारतीय व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, गणतंत्र हो, राजतंत्र हो, जो भी है। हाँ, अब प्रश्न उठता है कि संप्रभु को कैसा होना चाहिए, संप्रभु क्या होना चाहिए। एक अलग विचारधाराओं की बात है। इस आधार पर जूरिस्प्रूडेंस को कई स्कूल में बांटे गए हैं, आदर्शवादी स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। इन सब बातों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आई होप बेसिक्स आपको आइडिया ये समझ में आ गया होगा जो जूरिस्प्रूडेंस क्या है। 2-3 चीजों में इसको हम समराइज कर देते हैं। जूरिस्प्रूडेंस है क्या, यह है ज्यूरिस का प्रूडेंस, मतलब न्याय क्या होना होगा इसका अध्ययन करना। इसके कई सारे डेफिनेशंस हैं जिसमें कहा जाता है कि व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए, और इसके किसको होना चाहिए, कानून को कैसा होना चाहिए, कानून को क्यों होना चाहिए, ताकि न्याय की अवधारणा को प्रतिपूरित कर सके वो, इसलिए कानून को जैसा बनना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है
इसका बेनिफिट्स क्या है? इस बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं को, लोगों के इच्छाओं को प्रतिपूरित करता है। इस बात को, लोगों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है जिसका समाज आकांक्षी होता है। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस की आवश्यकताएं होती हैं। अब इसमें दो चार डेफिनेशन हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि न्यायशास्त्र करता क्या क्या है। तो देखिए, न्यायशास्त्र न्याय की सम्यक अवधारणा बनाता है। ओरिजिनल न्याय कैसा होगा? ये न्याय की आधारशिला तैयार करता है कि जो कानून बनाए जाएंगे वो किस आधार पर बनाए जाएंगे। फिर उसके बाद ये सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी आधार बनता है। जो देश काल परिस्थिति बदलेंगी, जो व्यवस्थाएं बदली, हमारे यहाँ तो राजतंत्र ही था। आजादी के दौर के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके दिमाग की उपज थी कि हम इसे लोकतंत्र बना दें। तो ये भी एक जूरिस्प्रूडेंस का ही हिस्सा था कि इन्होंने अपने तरीके से सारे राजतंत्र को समाप्त किया, राजवाड़ों को विलय किया और एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश का गठन किया। फिर क्या है? ये मूलतः जो जूरिस्प्रूडेंस है वो प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल है। हमेशा ही ये जो है उसकी बात नहीं करता। किसकी बात करता है? सैद्धांतिक बात करता है, अर्थात जो होना चाहिए उसकी बात करता है। अब यही लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ क्यों होना चाहिए, लॉ की आवश्यकता क्या है, ये भी आवश्यकताएं समझ में आ गया आपको। लॉ में भी यदि प्रश्न उठे लॉ क्यों होना चाहिए, लॉ न्याय पाने की आधारशिला है। लॉ क्या है? वो तरीके जिसके द्वारा न्याय की प्राप्ति किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता क्या है। आप पूछोगे लॉ या जूरिस्प्रूडेंस की आवश्यकता क्या है? इसलिए आवश्यकताएं हैं कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। जब हम जंगली व्यक्ति थे, समाज में नहीं रहते थे, तब हमारी दैनिक जीवन या जो हमारी स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। हमें लगा कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं, सारी आकांक्षाओं को अकेले अपने दम पे पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें लगा कि हम आपस में एक संगठन बनाएं, एक संबंधन बनाएं। और वो जो संगठन और वो जो संबंधन था, वो संबंधन ही समाज का रूप लिया। और उसी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमें कुछ अघोषित और घोषित दोनों ही पार्ट्स आएंगे। शुरुआती दौर में अघोषित था, बाद में घोषित भी हुआ। अघोषित और घोषित दोनों ही तरीके के कुछ नियम कानून बनाने पड़े। और वो जो विधि व्यवस्थाएं थी वो न्याय था या वो कानून था, रूल रेगुलेशंस था। हाँ, वो कानून समय के साथ साथ चूंकि लोगों की आवश्यकताएं बदलती चली गई, इसलिए वो कानून बदलता चला गया। और उस कानून को सही मार्ग पे अग्रसर करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए न्यायशास्त्र की आवश्यकताएं हुई और इसलिए जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत हुई। तो समझ में आया इसकी क्या आवश्यकताएं थी, क्या जरूरत है। आज भी बदलती परिस्थिति के साथ बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पश्चिम में पहले कहा जाता था कि जो पीपल सेंट्रिक कानून होना चाहिए या पीपल सेंट्रिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भारतीय समाज में कहा गया कि प्रकृति में हर उस चीज की उतनी ही उपादेयता है जितनी आपकी उपादेयता है। किसी का अस्तित्व मात्र का होना ही उपादेयता की उतनी उसकी रेलेवेंसी को बढ़ा देता है। लेकिन जो पश्चिम का कॉन्सेप्ट था, पश्चिम में माना जाता था कि नहीं, जो भी ईश्वर ने बनाया है वो हमारे लिए बनाया है। दैट मीन जो मानव समाज की भलाई के लिए जिसका भी इस्तेमाल कर सकते हो वो कर सकते हो। दोनों विचारधाराओं के अपने अपने पक्ष थे, अपने अपने विपक्ष थे। भारतीय परंपरा में भी बहुत सारे लोग इस बात से अलग हुए कि नहीं, जो मैन सेंट्रिक या पीपल सेंट्रिक जो विचारधाराएं थी, इसलिए हमने जंगली जानवर जो तत्कालिक बाघ, शेर एक्सेट्रा थे, हमें लगा कि हमारे लिए खतरनाक है, हमने इसे खत्म कर दिया। वो पुरानी परंपरा में हमारे महाराजाओं ने भी तमाम शेर बाघों को शिकार करके समाप्त कर दिया। पश्चिम में भी जंगलों का पर्याप्त दोहन हुआ। लेकिन भारतीय परंपरा में चूंकि जंगल, जमीन, इन सारी चीजों की भी उतनी ही प्रासंगिकता की बात की गई थी, इसलिए आज भी हमारी व्यवस्थाएं पर्यावरण रूप से ज्यादा बेहतर और पूरी दुनिया हमारी ओर बढ़ रही है, हमसे सीख रही है। आज घूम के वही बातें हो गई कि यदि आपको बचना है तो आपको समाज, सभ्यता के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के साथ बचना होगा। यदि आप नहीं बचे करेंगे ऐसा, प्रकृति के किसी भी घटक के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपके अस्तित्व भी खत्म हो जाएंगे। आज कानून भी जो बनता है वो कानून भी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा जोर देता है। इसीलिए अभी हाल में ही आपने सुना होगा, दिल्ली में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे मठ, मंदिर, मजार आदि मस्जिद हैं जिनको जंगली छत्र से उजाड़ा जा रहा है। लोगों ने कहा कि 700 साल, 500 साल, 600 साल पुराना है। तभी दिल्ली हाईकोर्ट का ही कहना था कि हमारे देश में मठ, मस्जिद, मंदिर, मजार बहुत हो गए, अब हमें देश की जान बचानी है। दिल्ली में सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है और आपको मठ, मजार, मस्जिदों की परी है। आपको चाहिए है कि जंगल को खाली करें, जंगल में किसी भी अनधिकृत चीजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। अब देखो, एक समय था जहां हमें लगा कि जंगल हमारे लिए है, जंगल हमारे लिए है, हम जंगल के लिए नहीं है। आज ये प्रश्न उठता है कि जंगल भी हमारे लिए है और हम भी जंगल के लिए हैं। यदि दोनों में से कोई नहीं होगा तो दोनों का अस्तित्व मिट जाएगा। पर्यावरण में भी इसकी हम विस्तृत विवेचना करते हैं। तो आज वो कंसर्न्स बदला। उसी तरह जैविक प्रोटेक्शन हमने बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एटसेट्रा एक्ट हमने बनाया, बहुत सारी चीजें हमने बनाई। क्लियर? तो ये एक कंसर्न्स हुआ। अब इसी में आते हैं, जैसे एक प्रश्न और उठता है। सॉलमंड एक विधिशास्त्री था, उसने कहा कि जो न्यायशास्त्र है वो अथॉरिटी की कमांड की बात नहीं करता है, अथॉरिटी को कमांड करने की बात करता है।
जैसे ऑस्टिन ने कहा था कि सॉवरेन का जो कमांड है वही कानून है, सॉलमन कहता है कि वो कानून तो ठीक है, कानून मतलब क्या है कि एक दी गई परिस्थितियों में विषयानुकूल या दी गई परिस्थितियों में गिवन पैरामीटर्स में जो कुछ भी बने हुए हैं उसे फॉलो कर लेना। अब वो सही है या नहीं है, ये गलत है, वो अलग मुद्दा है। इसी को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। भारत में भी अंग्रेजों के यहाँ मूलतः ये कानून था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून ने जो बना दिया उसे ही आपको पालन करना है, वही बड़ा न्याय है। भारत में भी चूंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो यद्यपि हमारे संविधान में दोनों व्यवस्थाएं हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एटसेट्रा, बट लेकिन दोनों में हम लोग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही प्रैक्टिकली ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में भी ब्यूरोक्रेसी या जो व्यवस्थाएं हैं वो सर चढ़ के बोलती हैं, लोगों का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, हमारे कानून का पालन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खास करके यदि आपको ब्यूरोक्रेसी के ऑफिस में जाने का कभी मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा वहां केवल नियमों पर जोर होता है, व्यक्ति का क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, केवल कानून बनाए जाते हैं। और जितना ज्यादा कानून है देश में उतनी ही भ्रष्टाचार या उतनी ही समस्याएं बढ़ी हुई हैं। और चूंकि अंग्रेजों की या हमारे यहां भी लोगों की, कुछ लोगों की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, उसे लगता है कि जो हम समझते हैं या जो थिंकिंग ऑफ माइंड है वही सुप्रीम है, वही बेस्ट है, वही अल्टीमेट है, सामान्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो अन्य व्यक्तियों की वो चीजों को सुनता ही नहीं है। यही कारण है कि भारतीय में कानून अधिक है, कानून का पालन करने वाला नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपने अधिकार की तो बात करता है, कर्तव्य की कोई बात नहीं करता। जितने भी सिविल सेवक हैं वो शपथ तो इसके लेते हैं कि हम देश जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, लेकिन आप में से अधिकतर लोग, जिन लोगों ने किसी कोर्ट, ऑफिस, डीएम, सीएम या पीएम के पास जाने का मौका मिला होगा या कोई काम मिला होगा, तो घंटों लाइन में खड़े होंगे, एक अदना सा पुलिस का सिपाही भी आपको खड़ा नहीं होने देता, आपको ठीक से बात नहीं करता। तो ये है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। एक अमेरिका में सिस्टम है नेचुरल प्रोटेक्शन या नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम क्या होना चाहिए। वहां है कि नियम महत्वपूर्ण नहीं है, हम महत्वपूर्ण हैं, हमारे बेनिफिट्स के लिए यदि नियम को भी बदलना पड़े तो उसे हम बदल डालेंगे। अब इस दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में कौन जीतेगा, तो भारत ने दोनों के बीच का हिस्सा लिया। इंग्लैंड में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, अमेरिका में नेचुरल लॉ ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। तो ये भी जूरिस्प्रूडेंस में ही इसको हम सीख लेंगे, इसी बात को डिस्कशन करेंगे। तो यहां जो मूल उद्देश्य है, और इसने कहा सॉलमन ने कि जूरिस्प्रूडेंस कमांड की अथॉरिटी की बात नहीं करता, जो अथॉरिटी है या जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी बात नहीं करता, यह है कि वो कमांडिंग कैसे कर रहा है इस प्रश्न पे ही बात उठाता है। अर्थात निवेदी शास्त्र हम ये भी कह सकते हैं कि नियम क्या है वो मुद्दा नहीं है, कानून वो ले गया जो इस परिस्थिति में नियम क्या है, जबकि न्यायशास्त्र ऐसा नियम ही क्यों है इस मुद्दे पे प्रश्न उठाएगा। इसने कहा कि हम अथॉरिटी से कमांड की बात नहीं करते, हम अथॉरिटी को कमांड की बात करते हैं कि अथॉरिटी नियम बना रहा है। जैसे आज हमारे देश में कानून बनेगा, कैसा कानून बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इस मुद्दे को जो गाइड करेगा वही होगा न्यायशास्त्र। जैसे सामान्य अर्थों में बात करें, प्रेम विवाह का प्रसंग होगा, प्रेम विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों के अपने अपने अर्थ हो सकते हैं, अपने अपने वक्तव्य हो सकते हैं। एक विचारधारा ये होगी कि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति उन्मुक्त है, जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, तो उसे अपनी चयन तो करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एटलीस्ट जिसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजारेगा। एक प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति जिस मदर फादर या सोसाइटी ने आप पे इन्वेस्ट किया, जिस व्यक्ति को आपके से ज्यादा अनुभव है, वो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आप इस तरह सोच सकते हो, उस व्यक्ति को आप एक झटके में उस कैसे इग्नोर कर सकते हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, आपके माँ बाप जो भी हो। इस अर्थ में कहा जाता है कि अरेंज मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। और एग्जाम्पल भी है कि अरेंज मैरिज को टूटने का डर बहुत कम होता है, इसलिए भारत में आज भी तलाक की दर बहुत कम है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठता है, फिर व्यक्ति की सॉवरेनिटी कहाँ हुई, तो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, इस दोनों का डिस्कशन कैसे जाएगा, कहाँ होगा, भारतीय कानून में जो न्याय बनेंगे कैसे होंगे। इसी तरह जैसे मान लो समलैंगिकता की बातें होंगी, कुछ लोग कहते हैं ये प्राकृतिक है, होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विधि व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, नहीं होना चाहिए। तो आखिर वस्तु स्थिति क्या है, होना क्या चाहिए, ये सब बातें जूरिस्प्रूडेंस ही डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ एक प्रश्न होगा, ये जो विषय है जूरिस्प्रूडेंस, ये बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है, वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिनिष्ठ विषय है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझिए। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होगा कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग निर्णय होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब सबके लिए एक होगा। कानून कोशिश करता है कि हम ऑब्जेक्टिव हों, लेकिन कानून को सब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे नियम कानून कैसा होना चाहिए, सामान्य अर्थों में आपको लगता है कि कानून और नियम आदि एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जब आप एक डीप अर्थों में सोचोगे तो आपको लगेगा कि कानून एक नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी और आपकी, हम दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कोई भी दो लोग बराबर नहीं हैं। हर व्यक्ति की किसी भी एंगल में समानता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म, धर्म, क्षेत्र, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में अलग अलग है।
जब हम लोग हर क्षेत्रों में एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, तो हमारी समाज में हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस, हमारी आकांक्षाएं, हमारी रोल, रेगुलेशंस, रूल सारे कुछ अलग अलग हैं। और जब सब कुछ अलग हैं तो हमें उसके बदले में जो रिजल्ट मिलता है वो सेम कैसे मिल सकता है? इसलिए कानून सेम कैसे हो सकता है? इसलिए जब कानून सेम नहीं हो सकता तो फिर कानून सेम नहीं होना चाहिए। एक आदर्श स्थिति ये है, लेकिन फिर भी भारतीय व्यवस्था में कानून सेम है। हम इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वलिटी की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? यहां जूरिस्प्रूडेंस हमें यह बताता है कि विधि व्यवस्थाओं को सामाजिक परिदृश्य के अनुकूल भी होना चाहिए। अर्थात यह है कि जब तक, जिस दिन हमारा समाज बहुत विकसित हो जाएगा, सब लोग इनलाइटन हो जाएंगे, उस दिन हम अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित को भी वरीयता देंगे। और जब दूसरे के हित को वरीयता देना स्वतः ही सीख लोगे, उस दिन कानून की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए गांधी ने भी कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अर्थात ये होगा कि अभी हमारे यहाँ क्या है कि हम केवल अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं, इसीलिए किसी बाहरी फोर्स या बाहरी नियम कानून की जरूरत होती है कि आपको काम करने के लिए विवश करना होगा। जिस दिन हम सब सुरक्षित हो जाएंगे, जिस दिन हम सब प्रबुद्ध हो जाएंगे, उस दिन ये आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगे। उस दिन सबके लिए व्यक्तिगत कानून बनेंगे, व्यक्तिगत नियम बनेंगे, अर्थात नियम नहीं होगा। तो सबसे बड़ा न्याय क्या है? लॉलेसनेस। लेकिन आज की व्यवस्था में लॉलेसनेस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम मनुष्य नहीं, पशुवत हैं। पशुवत होने का मतलब ये होगा कि हम केवल अपने ही अधिकारों की बात करते हैं, दूसरों के अधिकारों की बात नहीं करते। जैसे रोड पे आप जाते हो, आप खुद रेड लाइट जंप करने की तो इच्छा रखते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति से रेड लाइट को या ट्रैफिक रूल्स को पालन करने की इच्छा करते हो। ये जो चीजें जिस दिन हमारे मन में आ जाएंगी, उस दिन ये सारी, जैसे जिस इलाके में अपराध कम हो जाए, अर्थात जिस इलाके में लोग सभ्य हो जाएं, वहां पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। और जहां अपराध कम होंगे, पुलिस नहीं होंगे, वहां कोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वहां लोग सेल्फ गाइडेड होंगे, और सेल्फ गाइडेड होंगे तो वो समाज ज्यादा विकसित होगा। तो जब तक हम इस स्थिति में नहीं हैं, तब तक हमें कानून, रूल, रेगुलेशंस, राज्य, स्टेट आदि की आवश्यकताएं होती हैं। क्लियर? तो जूरिस्प्रूडेंस यही बातें हमें दिखाता है कि देशकाल परिस्थिति के स्थान अनुरूप कैसे समझौता किया जाए, कैसे उसमें साम्यता लाई जाए। आई होप कि जूरिस्प्रूडेंस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसी जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर इसकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक, इसमें अलग अलग जो फिलोसफर्स या अलग अलग जो जूरिस्ट हैं, उनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं, इसके आधार पर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।